हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार ज्ञानपीठ फाउंडेशन के अंदर, जो निरंतर आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आता है जो आपके और आपके माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए होते हैं। इसकी कोई भी फीस नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए है। धोती वाले बापू की ये ऐसी एक लड़ाई थी। धोती वाले बापू की ये ऐसी एक लड़ाई थी। न गोले बरसाए, न बंदूक चलाई, न गोले बरसाए उन्होंने, न बंदूक चलाई थी। सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी। ऐसे पूज्य श्री महात्मा गांधी बापू को सत सत नमन। आज ही के दिन श्री महात्मा गांधी, वो वीर पुरुष। अपन जब महाभारत को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि धर्म के लिए हमें कैसे लड़ना है। हमारे जब क्रांतिकारियों को हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि दुश्मनों को हिंसा के दम पर किस तरीके से धूल चटानी है। लेकिन महात्मा गांधी हमारे देश के एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने बताया कि हम बिना बंदूक के, बिना किसी हथियार के भी दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। ऐसे महात्मा गांधी को सत सत नमन, सत सत नमन। अच्छा, महात्मा गांधी की आज जो है 154वीं जयंती है। इस दिन ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को। और इसी शुभ अवसर पर आज हम भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। भारत के इतिहास का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके और आपके माता पिताओं का सपना साकार कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं वादा करता हूं, मेरी टीम की तरफ से मैं वादा करता हूं कि जरूर आपको किसी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं आएगा। पढ़ाई करने के लिए आपको हर तरीके की शिक्षा दी जाएगी। अगर आप किसी भी प्रकार की, अगर आप नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, एलडीसी है, सीईटी है, आप अगर पटवारी, वीडियो या किसी भी तरीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ज्ञानपीठ फाउंडेशन परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। चलिए अपन भारत का इतिहास शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो इतिहास है उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। अगर कोई 12th की तैयारी कर रहा है तो उसका अलग से मिल जाएगा। 10th की तैयारी करने वालों के लिए अलग से वीडियोस मिल जाएंगे। और सभी सब्जेक्ट के देखिए, धैर्य रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। आपके एग्जाम से पहले आपको सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और सभी के सभी हमारी जो टीम है वो एक अपने जो क्षेत्र के सबसे जो दिग्गज शिक्षक हम बोल सकते हैं, वो शिक्षक आपके लिए हम यहाँ पर खड़े करेंगे। और अपन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो बिना हम समय गवाएं भारत का इतिहास शुरू करते हैं। देखिए, भारत का इतिहास शुरू करने से पहले अपन को थोड़ा सा इनकी जड़ों को खंगोलना पड़ेगा। जड़ों को अपन को हिला करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इतिहास है क्या। तो बात करते हैं इतिहास की। अपन ध्यान देना, इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास इति प्लस हास 2 शब्दों से बना है, और इतिहास का अर्थ है यह निश्चित था, यह निश्चित था। यह इतिहास का शाब्दिक अर्थ है। अगर परिभाषा आप पूछें तो इतिहास की परिभाषा साधारण शब्दों में बताऊं तो अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली जो जंजीर है उसी को इतिहास कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि अतीत में घटित वह घटनाएं जिनका हमारे वर्तमान और भविष्य पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता हो, उन घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने? 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तीनों का नाम क्या है, ध्यान रखना। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा अपन पढ़ते हैं
आद्य ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा अपन पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ध्यान दीजिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल अपन बोल सकते हैं कि जिसके पुरातात्विक स्रोत हमें मिलते हैं, हमें पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलते हैं, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। जिस इतिहास का हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है वो इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल है, जैसे कि पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब स्टोन एज, जिस समय पत्थर का ज्यादा यूज किया जाता था, पत्थर के ही हथियार होते थे। अपन छोटी क्लासों में आदि मानव के बारे में पढ़ते थे और आदि मानव ही पाषाण काल में थे। तो उस समय प्राग ऐतिहासिक काल था। उसके बाद हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल में किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, मतलब लिखा हुआ हमें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित में साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन आज तक हम उन साक्ष्य को पढ़ नहीं पाए। हम समझ ही नहीं पाए कि उसमें एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है। तो आज तक हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन मिले जरूर हैं। वो आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम वर्तमान में जिस नाम से जानते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा आ जाता है आपका ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, हमें लिखित में भी साक्ष्य मिलते हैं, हम उनको पढ़ भी पा रहे हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का सारा इतिहास, चाहे आप वैदिक सभ्यता देख लो, क्योंकि हमें वेद मिलते हैं, चारों वेद मिलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सर ये आयुर्वेद क्या? आयुर्वेद उपवेद में आता है। 4 उपवेद भी है हमारे 6 वेदांग भी है। जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे महाजनपद काल, वो भी ऐतिहासिक काल में आता है। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ेंगे, वो भी इसके अंदर ही आता है। उसके बाद मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। हम आगे जब गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, कर्ण वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश के बारे में, वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे ऐतिहासिक काल में आते हैं। उसके बाद अपन सल्तनत काल, अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, सल्तनत काल। उसके बाद अपन मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ब्रिटिश काल के बारे में पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, और अपन स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे। तो ये सारा अपना इतिहास का जो है क्रमबद्ध ज्ञान होगा। ये सारा ऐतिहासिक काल में आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों के तीनों आपको समझ में आया है कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। ये 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। बात करते हैं अपन, देखिए ये अपना वर्तमान का जो है भारत है, कुछ ऐसा ही दिखता है। देखो, अगर मैप बनाने में कोई त्रुटि हो तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और फिर भी अगर मैंने अच्छा बनाया है तो इस वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मेरी भूख बस यहीं तक सीमित है। मैं अगर 2 रोटी अगर कम खा लूँ तो चलेगा, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के मामले में ये भूख जो है हमेशा रहती है। अपने भारत में देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर अपने अफ्रीका पड़ता है। तो अफ्रीका के अंदर सर्वप्रथम 2 से 5 लाख वर्ष पूर्व 2 से 5 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति। और मानव की जब उत्पत्ति हुई तो वो
असभ्य थे। असभ्य का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए, जैसे कि एक व्यक्ति है, वो गली में घूमता रहता है, ना उसको कोई पहनने का ढंग है, बिना कपड़ों के घूमता रहता है, उसको खाने का कोई ढंग नहीं है, कच्चा मांस खा जाता है, जो कुछ भी मिलता है वो खा लेता है। या मान लो उसको बोलने का कोई ढंग नहीं है, उसको बोलना भी नहीं आता है, ठीक है, वो पागल किस्म का आदमी है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? ये असभ्य व्यक्ति है, बिल्कुल ही असभ्य व्यक्ति है। ना इसको बोलने का ढंग है, ना खाने का ढंग है, ना पीने का ढंग है, ना पहनने का ढंग है, ना रहने का ढंग है, ये असभ्य व्यक्ति है। मतलब अपन कहावत में बोलते हैं ना, ये इंसान है या जानवर है, तो वो जानवर ही असभ्य है। जानवर असभ्य ही होते हैं क्योंकि उनको खाने पीने का रहने का कोई ढंग नहीं होता है। तो यहाँ के लोग असभ्य थे, आदिमानव असभ्य थे ना, उनको कोई खाने का ढंग था, कच्चा मांस खा जाते थे, कपड़े वो पहनते नहीं थे, बाद में वो पत्ते लपेटना स्टार्ट किए, तो वो असभ्य थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने आविष्कार करना शुरू किया तो वो सभ्य होने लगे, उन्होंने मकान बनाना शुरू किया और किया। तो वो जब पहले सभ्य व्यक्ति जो देखने को मिलते हैं अपन को, तो वो अफ्रीका में नहीं मिलते, क्योंकि वो अफ्रीका से चले गए और जो सभ्य व्यक्ति थे वो कहाँ पर चले गए? इराक के, जो वर्तमान में इराक है, वहां पर जाकर के बसे, जिसका नाम था मेसोपोटामिया। क्या नाम था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। और यहां पर एक सभ्यता बनाई, मेसोपोटामिया सभ्यता। सभ्यता किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, सभ्य मनुष्य का समूह जहां पर रहता है वो सभ्यता होती है। सभ्य लोगों के समूह को ही सभ्यता कहा जाता है। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता थी। कौन सी थी? मेसोपोटामिया सभ्यता। अब यहां से कुछ लोग और ज्यादा थोड़ा विकसित हुए और वहां से कहां पर आए? ऐसी जगह की तलाश में आए कि जहां पर उनको सारी सुख सुविधाएं मिल जाए। क्या मिल जाए? सारी सुख सुविधाएं उनको मिल जाए। ऐसी जगह की तलाश में वो आए और हमारे यहाँ पर भारत में, वर्तमान भारत है, प्राचीन भारत तो अखंड भारत अलग ही था, लेकिन अपन वर्तमान भारत के नक्शे पर अगर देखें तो यहाँ पर एक नदी बहती है जो जम्मू कश्मीर में 90 डिग्री का कोण लगभग बनाते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब की खाड़ी में गिरती है। नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। इस सिंधु नदी की कई सहायक नदियां जैसे चेनाब, झेलम, व्यास, सतलज, ये अपन ज्योग्राफी के अंदर हमारे जो गुरुदेव हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो सिंधु नदी जो थी उसके आसपास आकर के यहाँ पर बस गए थे। सिंधु नदी के पास आकर के बस गए और हमने इस सिंधु नदी के पास की जो सभ्यता थी इसकी खोज की। तो सर्वप्रथम जब खोज की तो हमने देखा कि ज़्यादातर जो शहर हमें मिले वो सिंधु नदी या सिंधु नदी की सहायक नदी के पास में थे। इसलिए हमने इसका नाम जो है वो क्या निकाला? सिंधु घाटी सभ्यता निकाला। क्या रखा? सिंधु घाटी सभ्यता। और धीरे धीरे हमने देखा कि एक शहर हमें यहां पर मिला जो कि सिंधु नदी के पास में नहीं था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक हमें शहर मिला, नाम था कालीबंगा, जिसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। ये सिंधु नदी के पास में न होकर के घग्गर नदी के पास में है, जिसको प्राचीन समय में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। तो हमने कहा कि नहीं, केवल शहर जो है सिंधु नदी के पास में नहीं है, ये शहर सरस्वती नदी के पास में भी है। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? सिंधु सरस्वती सभ्यता रख दिया। सिंधु सरस्वती सभ्यता। अपने भारत के लोग नाम निकालने में एक्सपर्ट है। कोई पिताजी का नाम निकाल लेता है और कोई कुछ निकाल लेता है, तो यहां पर सभ्यता के ही नाम निकाल रहे हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, सिंधु नदी के पास में शहर मिले, सरस्वती नदी के पास में शहर मिले, कुछ शहर ऐसे मिले जो दोनों ही नदियों के पास में नहीं थे। बोले अब क्या नाम निकालोगे? तो बोले कि बावड़ों, आप ये सारे के सारे नाम निकाल रहे हो, आगे जाकर कोई और शहर मिल जाएगा, आप फिर से नाम चेंज करते रहोगे। आप एक काम करो ना, जिस शहर की आपने सबसे पहले खोज की है उस शहर पर नाम रखता। तो बोले क्या नाम रखें? सबसे पहला शहर खोजा गया था 1921 में,
दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा शहर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और उसी शहर के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख दिया, जो कि मैंने पूर्व में बताया था, हड़प्पा सभ्यता। कौन सी नदी के पास में मुख्यतः थी? सिंधु नदी के पास में थी, लेकिन बाकी शहर कुछ सिंधु नदी के अलावा भी मिले हैं, सिंधु नदी के पास में नहीं थे जो। और सिंधु नदी के बारे में आप सब लोग जानते हो, सिंधु नदी वो है जिसको इंग्लिश में इंडस रिवर कहा जाता है, और इंडस से ही अपने इंडिया नाम बना है। और सिंधु नाम से जो फारसी लोग थे वो स को ह बोलते थे, जैसे हमारे यहाँ के जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वो स को ह बोलते हैं। हीरो खावा, सीरो नहीं, हीरो खावा, कहीं खावा, हीरो खावा, ठीक है। और इस तरीके से वो भी क्या बोलते थे? स को ह बोलते थे। तो वो सिंधु तो बोलते नहीं, तो बोलते हिंदू, वो बोलते थे हिंदू। तो हिंदू से बन गया हिंदू में हिंदू जो लोग थे वो सिंधु नदी के पास में रहने वाले लोगों को बोला जाने लग गया। तो वो हिंदू से बन गया हिंदुस्तान, मतलब हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान हमारे देश का फिर नाम पड़ गया। इंडस से इंडिया नाम पड़ा, भरत, राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा, आर्यों के शासन के कारण यहाँ पर आर्यव्रत भी नाम पड़ा। ये 4 नाम अपने भारत के भी हैं। अपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में छोटा सा इंट्रो हमने देखा है, और निरंतर आपकी क्लास आती रहेगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार का हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर लिखना, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स में आपकी हर एक बात पर गौर करेंगे, और हम उसको या तो कमेंट बॉक्स में ही उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर आपका सवाल अच्छा हुआ तो अगले वीडियो के अंदर उस सवाल से रिलेटेड और भी कुछ जानकारियां हम आपको देंगे, और ज़रूर देंगे। क्लास शुरू होने से पहले आपके डाउट सॉल्व करना हमारी जिम्मेवारी है, और हमारी ये गारंटी है, हमारा वादा है आपसे कि आपके शिक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ज्ञानपीठ फाउंडेशन परिवार रहने नहीं देगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी दबा देना, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।